नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है अभिनेता सैफ अली खान और भोपाल नवाब परिवार की कह सकते हैं एक विशाल निजी संपत्ति से। जी हाँ, और ये कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है। अनुमान है कि आज इसकी कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए है। 15,000 करोड़? जी। अच्छा, हमने इसके बारे में बार एंड बेंच पर एक लेख देखा है जो कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करता है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल में एक फैसला दिया है और इसने इस पुराने विरासत विवाद में एक नया मोड़ ला दिया है। बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या? हाँ, तो ये मामला शुरू होता है भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान से। जी। 1949 में रियासत का भारत में विलय हो गया और फिर 1960 में नवाब साहब का इंतकाल हुआ। हाँ, और उनकी जो बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, वो 1950 में ही पाकिस्तान चली गई थीं। अच्छा। तो इसीलिए उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान मतलब सैफ अली खान की दादी, उन्हें शासक माना गया। ओके, और फिर सरकार का क्या रोल रहा है इसमें? हाँ, तो 1962 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी की और उसमें नवाब साहब की जो निजी संपत्तियां थीं, उन्हें साजिदा सुल्तान की निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया। अच्छा, तो कानूनी तौर पर वो संपत्ति साजिदा सुल्तान की हो गई। जी, और यहीं से सैफ अली खान, उनकी माँ शर्मिला टैगोर और बहनें सोहा और सबा अली खान, इनका दावा बनता है वो साजिदा सुल्तान के वारिस हैं। लेकिन जाहिर है मामला इतना सीधा नहीं रहा। विवाद कहाँ से शुरू हुआ? हाँ, विवाद तब शुरू हुआ जब नवाब हमीदुल्ला खान के परिवार के मतलब दूसरे सदस्य सामने आए। कौन लोग थे? इसमें नवाब साहब के भाई थे उबैदुल्ला खान, उनके वंशज थे, और नवाब साहब की तीसरी बेटी राबिया सुल्तान भी शामिल थी। इन लोगों ने साजिदा सुल्तान को जो संपत्ति ट्रांसफर हुई उसे चुनौती दी। अच्छा, उनका मुख्य तर्क क्या था? किस आधार पर चुनौती दी? उनकी दलील ये थी कि जब नवाब हमीदुल्ला खान का इंतकाल हुआ तो उनकी जो निजी संपत्ति थी उसका बंटवारा होना चाहिए था मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। मतलब ये कि संपत्ति सिर्फ अगले शासक को नहीं मिलनी चाहिए थी, बल्कि जितने भी कानूनी वारिस हैं उन सब में बंटनी चाहिए थी, जैसा कि आमतौर पर विरासत के मामलों में होता है। समझ गया। तो एक तरफ पर्सनल लॉ के तहत बंटवारे की बात थी, और सैफ अली खान पक्ष का क्या कहना था इस पर? देखिए, सैफ अली खान पक्ष का तर्क बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि ये मामला पर्सनल लॉ का है ही नहीं। तो फिर किस चीज का है? ये मामला है भोपाल रियासत और भारत सरकार के बीच हुए विलय समझौते यानी मर्जर एग्रीमेंट का। अच्छा, विलय समझौता, उसमें क्या खास बात थी? उस समझौते की शर्तों के मुताबिक ऐसा तर्क दिया गया कि शासक की जो निजी संपत्ति होती है वो अगले शासक को ही मिलती है। और चूंकि भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करके साजिदा सुल्तान को अगला शासक मान लिया था, तो संपत्ति उनकी हुई हो गए। पर्सनल लॉ बनाम विलय समझौता। निचली अदालत ने क्या फैसला किया था शुरू में? हाँ, तो निचली अदालत में मामला गया और साल 2000 में फरवरी में निचली अदालत ने सैफ अली खान के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। किस आधार पर? अदालत ने ये माना कि ये जो संपत्ति है ये भोपाल की गद्दी मतलब सिंहासन उसका हिस्सा थी और इसीलिए वो उत्तराधिकारी शासक को ही मिलेंगी, यानी साजिदा सुल्तान को। ठीक है। और उन्होंने अपने इस फैसले के लिए एक आधार बनाया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1996 का एक फैसला था। अच्छा, वो किस बारे में था? वो रामपुर के नवाब की संपत्ति से जुड़ा एक मिलता जुलता मामला था। मिस तलत फातिमा हसन केस कहते हैं उसे। तो निचली अदालत ने उस फैसले को नजीर माना। लेकिन यहीं पर जैसा आपने कहा, कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है हाल ही में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुछ और कहा है। बिल्कुल सही, यहीं पर मामला पलट गया। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने अभी 30 जून को ही अपने आदेश में निचली अदालत के उस 2000 वाले फैसले को रद्द कर दिया है। रद्द कर दिया? क्यों? क्या वजह बताई? वजह बहुत दिलचस्प है और कानूनी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भी। हाँ। वजह ये थी कि निचली अदालत ने जिस 1996 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया था, हाँ। उसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में पलट दिया था। अरे, मतलब जिस नींव पर निचली अदालत का फैसला टिका था वो नींव ही सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी थी। बिल्कुल। तलत फातिमा हसन बनाम सैयद मुर्तजा अली खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया था। तो उच्च न्यायालय ने यही कहा कि निचली अदालत ने एक ऐसे फैसले पर भरोसा कर लिया
जो अब कानूनन सही नहीं रहा। तो फिर उच्च न्यायालय ने क्या किया? उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने मामले के जो दूसरे पहलू थे, जैसे पर्सनल लॉ वाली दलील, उन पर ठीक से विचार ही नहीं किया और एक पलटे जा चुके फैसले के आधार पर मुकदमे खारिज कर दिए। ये सही प्रक्रिया नहीं थी। तो अब इसका नतीजा क्या है? अब क्या होगा? मामला कहाँ गया है? नतीजा ये है कि मामला वापस वहीं पहुंच गया है, यानी निचली अदालत में। उसे वापस भेज दिया गया है वापस नए सिरे से सुनवाई के लिए। हाँ बिल्कुल। अब निचली अदालत को पूरा मामला फिर से देखना होगा, नए सिरे से सुनवाई करनी होगी, सारी दलीलों पर, सबूतों पर और दोनों कानूनी सिद्धांतों पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ पे भी और विलय समझौते पर भी गहराई से विचार करना होगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ये जो 15,000 करोड़ रुपए की कानूनी लड़ाई है, ये अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक तरह से फिर से शुरू हो रही है। हाँ, आप कह सकते हैं ये लड़ाई अभी चलेगी। मामला बहुत पेचीदा है, इसमें कोई शक नहीं, और दांव, जैसा हमने कहा, बहुत ऊंचे हैं। वाकई। और देखिए, ये मामला सिर्फ एक परिवार या एक संपत्ति का नहीं है। ये दिखाता है कि भारत की जो रियासतें थीं, उनके विलय के बाद उनकी विरासतों को संभालना कितना जटिल काम रहा है। सही कहा। इसमें ऐतिहासिक समझौते हैं, जैसे विलय समझौता, फिर व्यक्तिगत कानून है, जैसे पर्सनल लॉ, और फिर आज की कानूनी व्याख्याएं हैं। इन सब के बीच अक्सर टकराव होता है। हाँ, ये एक अनोखी स्थिति है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब भारत में विलय के बाद, मान लीजिए, उत्तराधिकार के ऐतिहासिक नियम हैं, जैसे शासक को संपत्ति मिलना, और दूसरी तरफ सामान्य विरासत के कानून हैं, जैसे सभी वारिसों में बंटवारा, तो जब इन दोनों में टकराव हो, तो ऐसी जो अनोखी ऐतिहासिक विरासतें हैं, उनका कानूनी निपटारा आखिर किस आधार पर होना चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर शायद कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी बहस और विचार विमर्श होता रहेगा।